IWWA के अध्यक्ष श्री डॉक्टर DP सिंह जी, NIT पटना के डायरेक्टर डॉक्टर PK जैन साहब, बिहार सरकार के वरिष्ठ IAS अधिकारी और PhD विभाग के सचिव श्री जितेंद्र श्रीवास्तव जी, IWWA के पूर्व अध्यक्ष इंजीनियर KK सांगरिया जी, डॉक्टर M सत्यनारायण जी, इंजीनियर कोमल प्रसाद जी, डॉक्टर SM मौर्या जी और देश के विभिन्न भागों से इंडियन वाटर वर्क्स एसोसिएशन के इस अधिवेशन में भाग लेने के लिए आए प्रतिनिधि बहनों और भाइयों, लेकिन मैं सबसे पहले आपका बिहार की इस धरती पर अपनी ओर से हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ। और मुझे खुशी है कि जैसा भी DP सिंह जी बता रहे थे कि बिहार में पहली बार और इस प्रकार का ये कार्यक्रम आयोजित किया गया है। मित्रों, कोई नई बात कहने की नहीं है, लेकिन पिछले 3 दिनों से आप लगातार इतना गहन चिंतन मनन आप लोगों ने चर्चा की है, मुझे नहीं लगता है कि कोई बहुत नई बात बताने के लिए बच गई है। लेकिन मित्रों, ये कार्यक्रम एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया और पूरा देश जल संकट को लेकर चिंतित है। और जैसा आपको ज्ञात है कि भारत सरकार आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने और जल जीवन मिशन और 3.5 लाख करोड़ रुपया 3,50,000 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा ताकि 2024 तक हर घर तक पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंच सके। और बिहार सरकार 2020 के मार्च तक लगभग 29,000 करोड़ will be spending about 29,000 crore, and already we have spent a large amount of this money, and by the end of March 2020 our honorable chief minister has given us the timeline कि मार्च 2020 तक बिहार के हर घर तक पाइप्ड वाटर सप्लाई पहुंच जानी चाहिए। हो सकता है और महीना 2 महीना इसमें कुछ विलंब हो सकता है। तो लगभग 29,000 करोड़ रुपया बिहार सरकार खर्च कर रही है और 3,50,000 करोड़ रुपया ये भारत सरकार खर्च करने जा रही है। इसलिए मित्रों, इसलिए मैंने कहा कि आपका ये कार्यक्रम एक ऐसे समय में हो रहा है जब पूरी दुनिया और पूरा देश जल संकट, क्लाइमेट चेंज के संकट से गुजर रहा है और केंद्र राज्य दोनों की सरकारों ने ये कम से कम उसका जो एक पक्ष है जल का संकट, उसकी दिशा में काम कर रही है। मेरे मित्रों, हमारे देश के जो नीति निर्धारक हैं उन लोगों ने एक लो स्लाइड डेवलपमेंट की योजना तैयार की। मैं इसे करूँ लो स्लाइड डेवलपमेंट। पंजाब के लोग धान चावल नहीं खाते, पंजाब के लोग खाते हैं गेहूं, और सबसे ज्यादा धान कहां पैदा होता है? पंजाब में। सबसे ज्यादा पानी ईस्टर्न इंडिया में, बिहार, बंगाल, ईस्टर्न यूपी, आसाम। तो जहां सबसे ज्यादा पानी की उपलब्धता है और जहां के लोग चावल खाते हैं वहां धान का उत्पादन सबसे कम है। और जहां पानी का वाटर टेबल इतना नीचे है, जहां धान की खेती नहीं होनी चाहिए, उस राज्य को हमने प्रमोट कर दिया धान पैदा करने के लिए। अभी मेरे पास आंकड़े नहीं है तत्काल कि अगर 1 किलो धान या 1 क्विंटल धान पैदा करने के लिए बिहार में जितने पानी की आवश्यकता है और पंजाब में वही 1 क्विंटल धान पैदा करने के लिए उसे कई गुना ज्यादा पानी की आवश्यकता है। तो हमको प्रमोट, किस चीज को कहां प्रमोट करना चाहिए?
और शुगर केन। हिंदुस्तान की सबसे पहली चीनी मिल लगी बिहार में, लेकिन दुर्भाग्य से बीच के वर्षों के अंदर गन्ना पैदा होने लगा। सबसे ज्यादा चीनी मिल कहाँ? महाराष्ट्र, कर्नाटक, जहां पानी का सबसे बड़ा संकट है। बिहार में गन्ना पैदा करने में जितना पानी लगता है उसका 10 गुना ज्यादा पानी और कर्नाटक और महाराष्ट्र में गन्ना पैदा करने में लगता है। वो वाटर स्टार्व्ड स्टेट, वो वाटर स्ट्रेस स्टेट्स है। वहां कभी भी शुगर केन और धान प्रमोट नहीं किया जाना चाहिए था, क्योंकि मित्रों प्रारंभ के वर्षों में जो भी नीति निर्धारक थे और आज इसका परिणाम हो रहा है कि पंजाब के अंदर वाटर टेबल इतना नीचे चला गया, पता नहीं 700 फीट की 500 फीट कितना चला गया, 600-700 फीट नीचे चला गया। और आज भी बिहार के अंदर 30 फीट 40 फीट पर पानी मिल जाता है। फिर पंजाब में हमने बिजली मुफ्त दे दिया, फ्री वाटर, फ्री इलेक्ट्रिसिटी। अब किसान मुफ्त बिजली मिल रही है तो पानी निकालने के लिए अंधाधुंध बिजली खर्च कर रहा है। तो अब सोचिए कि 1 लीटर पानी जमीन के नीचे से निकालने में बिहार में कितना खर्च आता है, और उतना ही पानी पंजाब से जमीन के नीचे निकालने में कितना खर्च आता है। तो मित्रों, हम तो बिहार वालों को, बिहार ये सौभाग्यशाली है बिहार कि जहां आज भी जो ड्रिंकिंग वाटर है वो 24 घंटा आपूर्ति होती है। मैं गया था से 10 साल पहले राजकोट, तो गुजरात के लोग आए हैं तो उनको मालूम होगा। तो मालूम पड़ा कि राजकोट में हफ्ते में 3 दिन वाटर सप्लाई होती है, 4 दिन होती है, 2 घंटे के लिए। मैं गया उदयपुर आज से 10 साल पहले, मैं जिस घर में ठहरा, होली था, 2-3 दिनों होली बीत गई थी, तो उन्होंने कहा कि इस बार हम लोगों ने होली जो है और सूखी होली के ड्राई होली। तो मैंने कहा क्यों खेला ड्राई होली? तो मालूम पड़ा कि उदयपुर में पानी का इतना संकट है कि अगर वेट होली खेलेंगे तो रंग को छुड़ाने में जितना पानी खर्च होगा उसको बचाने के लिए और ड्राई होली की परिपाटी वहां लोगों ने प्रारंभ की। और मैं जिस घर में ठहरा, उन्होंने कहा कि मुझे नाइट शो पिक्चर गए हुए वर्षों बीत गए। मैंने कहा क्यों? क्या कि 1 घंटा सुबह पानी आता है, 1 घंटा रात को पानी आता है, और रात को पानी आने का समय है 9 से 10, और वही नाइट शो पिक्चर का समय है। तो अगर पिक्चर चलेगा तो पानी कैसे बढ़ेगा? तो हिंदुस्तान के अधिकांश राज्यों में, शहरों में लोग पानी ड्रम्स में स्टोर करके रखते हैं। 1 घंटा भी अगर दिन में पानी मिल जाए तो बहुत बड़ी बात है। उस महीने में पटना के लोग, बिहार के लोग तो समाधिशाली हैं, यहाँ तो 24 घंटे पानी है। और से अभी हर घर नल का जल, ये जब योजना प्रारंभ हुई तो अभी हम लोगों ने कोशिश की कि 7 घंटे 8 घंटे ही केवल और पानी की आपूर्ति का प्रावधान किया जाए। लेकिन चूंकि बिहार के अंदर पानी जो है, आज कम से कम पानी की कमी नहीं है, ड्रिंकिंग वाटर की दिक्कत नहीं है, लेकिन वो दिक्कत प्रारंभ हो गई। मेरे पूर्व के लोगों ने आपको बताया होगा, जितेंद्र जी बैठे, पहली बार बिहार के अंदर दरभंगा जिला, समस्तीपुर जिला, वैशाली, छपरा टैंकर से पानी पहुंचाना पड़ा है, गर्मी में टैंकर से। तो इसका मतलब है कि धीरे धीरे जो ड्रिंकिंग वाटर का, जो पेयजल का जो संकट है, वो बिहार जैसे राज्य में भी हम लोगों ने उसका मुकाबला करना प्रारंभ कर दिया। वाटर टेबल इस बार कई जिलों में इतना नीचे चला गया कि जो चापाकल है वो बड़ी संख्या में बंद हो गए। इसलिए मित्रों, ये जो जल का संकट है, मैंने किसी से पूछा कि भाई, मैं तो कोई टेक्निकल आदमी हूं नहीं, कि जल किसी लैब में पैदा किया जा सकता है क्या? किसी फैक्ट्री में पैदा किया जा सकता है क्या? नहीं पैदा किया जा सकता।
तो अगर जल का स्रोत तो 2 ही 3 है, वर्षा का जल, ग्राउंड वाटर, सरफेस वाटर। ग्राउंड वाटर भी मेरे ख्याल से रेन वाटर के कारण ही ग्राउंड वाटर होता होगा। अब इतना बड़ा, इतने बड़े संकट के दौर से गुजर रहे हैं। यहाँ चेन्नई के जो लोग होंगे, नहाने के लिए पानी खरीदना पड़ा। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स में लोग टैंकर मंगाते हैं और टैंकर से पानी को ऊपर चढ़ाते हैं और 7 दिन उसी पानी का इस्तेमाल करते हैं। अगर बिहार में किसी को कहिए कि आपको पानी का पैसा देना पड़ेगा तो मारे दौड़ेगा कि पानी के लिए पैसा देना पड़ता है, पानी की कोई कीमत होती है। मित्रों, समय आ गया है कि पानी का भी मूल्य, पानी की भी कीमत बहुत सारे राज्यों में तो लोग दे रहे हैं। आज भी बिहार में कहीं भी वाटर मीटर नहीं है। पूरे बिहार में कहीं पर भी अभी तक जो पाइप वाटर सप्लाई है उसमें कहीं मीटरिंग नहीं है, उसका कोई शुल्क नहीं लगता है। एक नॉमिनल 2 रुपया 5 रुपया जो प्रॉपर्टी टैक्स लगता है उसमें प्रावधान होगा, पता भी नहीं देने वाले को ये हमको शुल्क देना पड़ रहा है। अभी वही जितेंद्र जी कह रहे थे कि भारत सरकार की जो जल शक्ति मिशन है, ये जल जीवन मिशन है, उसमें बेनिफिशियरी को कमिश्निंग के लिए भी कॉन्ट्रीब्यूशन करना है और जल के इस्तेमाल करने की भी इसको एक शुल्क देना है। बिहार में हमारे लिए चुनौती है, लोग इसके लिए तैयार नहीं है। लोग कि वो किसान पानी तो मुफ्त मिले, जैसे कोई कल कहे कि हवा के लिए आपको पैसा देना पड़ेगा, सांस लेने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो बिहार में लोगों को वैसे ही लगता है कि पीने के लिए पैसा देना पड़ेगा। तो मित्रों, जब बिहार जैसे राज्य में जो वाटर स्ट्रेस राज्य नहीं था, वहां पर भी पानी का, पेयजल का और घोर संकट, यानी धीरे धीरे संकट की स्थिति पैदा होती जा रही है। इन सारी चुनौतियों का आपका मुकाबला करना है। और मित्रों, एक बात और बता दूं मैं कि पानी जो उपलब्ध है, आपको पीछे के सत्रों में बताया गया होगा, बिहार के अंदर 38 जिलों में आउट ऑफ 38 डिस्ट्रिक्ट्स, 37 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर जो पानी है, आइदर फ्लोराइड या आर्सेनिक या आयरन, यानी 38 में से 37 जिले वो आयरन, आर्सेनिक, फ्लोराइड से प्रभावित है। और कुल हमारे वार्ड है बिहार में, यानी ग्राम पंचायत को जब आप और ब्रेक करेंगे तो वार्ड होता है, छोटे छोटे वार्ड है, 1,14,000 वार्ड है, 1,14,000, और लगभग 31,000 वार्ड ऐसे हैं, यानी लगभग 30% हमारा जो पॉपुलेशन है या जो एरिया है वो आर्सेनिक क्लोराइड या आर्सेनिक फ्लोराइड और आयरन से प्रभावित इलाका है। और उन इलाकों में जल की आपूर्ति करना, उसको आर्सेनिक मुक्त करना, फ्लोराइड मुक्त करना, इसके पहले बिहार, भारत सरकार और बिहार में आर्सेनिक फ्लोराइड को मुक्त करने की जितनी वाटर सप्लाई स्कीम थी, सारी स्कीम फेल कर गई। डीपी सिंह साहब तो बिहार सरकार में थे ना, उनको तो मालूम है कि पिछले 12-13 वर्षों में आर्सेनिक, फ्लोराइड और आयरन, उसकी जो टेक्नोलॉजी थी, इट टोटली फेल्ड। और हम तो कोई एक्सपर्ट नहीं, एक्सपर्ट तो आप लोग बैठे, जो यहाँ लोग बैठे हैं। और इसलिए अभी जब हर घर नल का जल योजना में जब ये जो गुणवत्ता प्रभावित, क्वालिटी प्रभावित वार्डों के अंदर हम पानी की आपूर्ति कर रहे हैं, जितेंद्र जी कहते हैं कि नहीं सर, इट इज अ प्रूवन टेक्नोलॉजी, बट स्टिल आई हैव अ डाउट इन माई माइंड। मैं 5 साल के बाद, क्योंकि पानी तो आपूर्ति हो रहा, लेकिन पूरी तरह से फ्लोराइड मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, आयरन मुक्त हुआ कि नहीं हुआ, ये सारे चैलेंजेस आपके सामने, हमारे सामने नहीं। हम तो पॉलिटिकल लोग, हमने तो एक पॉलिटिकल विल पावर दिखा दिया माननीय मुख्यमंत्री नीतीश जी ने, हमने तो राजनीतिक इच्छा शक्ति बता दिया
कि हर घर तक जल की आपूर्ति होनी चाहिए और अगले साल के मार्च तक या और महीना 2 महीना बढ़ जाए, हम करके दिखला देंगे। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2024 तक देश के सभी घरों में और पाइप और वाटर सप्लाई का पॉलिटिकल विल प्रकट कर दिया। हम पैसे का इंतजाम करेंगे, लेकिन समाधान तो आपको करना है। उसके अंदर की जो चैलेंजेस हैं उसका समाधान तो इंडियन वाटरवेज और ये एसोसिएशन है, इन लोगों को इन चीज़ों के बारे में विचार करना है। मित्रों, मैं अभी आपका जो पढ़ रहा था रिकमेंडेशन, और मुझे बहुत अच्छा लगा रहा है एक रिकमेंडेशन, और जिसमें आपने कहा कि रेगुलेटरी मैकेनिज्म, अभी पानी के दोहन पर कोई नियंत्रण नहीं है। बहुत सारे राज्यों ने बहुत सारे एक्ट्स बनाए हैं कि बोरिंग नहीं कर सकता कोई आदमी, बोरिंग करेगा तो अनुमति लेना पड़ेगा, कितना वाटर एक्सपेक्ट करेंगे। और मैं बताना चाहूँगा बिहार में 2006 में हम लोगों ने बिहार भूजल विकास एवं प्रबंधन विनियमन एवं नियंत्रण अधिनियम 2006 बनाया था, लेकिन वो प्रभावी नहीं हो पाया। और बिहार सरकार आगे आने वाले दिनों में भूजल संरक्षण विधेयक हम इसको तैयार कर रहे हैं ताकि हम इसको नियंत्रित कर सकें। अंधाधुंध तरीके से जल का दोहन न हो, उसको नियंत्रित करने की आवश्यकता है। और इसलिए जो आपका जो सुझाव है, देयर इज अ स्ट्रॉन्ग नीड ऑफ डेवलपिंग एंड पुटिंग इन प्लेस अ वाटर सेक्टर रेगुलेटरी मैकेनिज्म, तो मुझे लगता है कि इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है। मित्रों, अंत में एक बात और जिक्र करता हुआ कि जो वाटर का रीयूज है, अभी सिंगापुर का जिक्र हुआ, बाकी का जिक्र हुआ, जो वाटर की सप्लाई है, ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई, उसका 75% पानी वेस्ट होकर लौट जाता है किचन और बाथरूम के माध्यम से। यानी अगर 100 लीटर की अगर आपूर्ति होती पानी की, तो लगभग 75 लीटर पानी, और क्या कहेंगे उसको, वेस्ट वाटर, वो पानी बर्बाद होकर नाली के माध्यम से नीचे चला जाता, बाहर निकल जाता है। उस वाटर को कैसे रीयूज करने लायक बनाना। 10 साल पहले मैं इंग्लैंड गया, जिस होटल में ठहरा, टैप के बगल में लिखा था कि दिस टैप ऑफ वाटर कैन बी यूज फॉर ड्रिंकिंग। आज तो हिंदुस्तान में कोई होटल या कोई नहीं कर सकता है जो टैप वाटर वो पीने के लिए और उपयुक्त है। इसलिए मित्रों, ये जो वेस्ट वाटर है उसको कैसे रीयूज किया जाए और कैसी टेक्नोलॉजी हो जो चीपर टेक्नोलॉजी हो। मुझे सिंगापुर में के लोगों ने बताया कि वहां तो जो मल है, जो फीकल मैटर है, उसको भी वो और ट्रीट करके उससे भी पानी निकाल कर और पीने का इस्तेमाल करते हैं। तो वो तो बहुत दूर की बात है, लेकिन जो किचन का पानी, जो बाथरूम का पानी, उस पानी को हम ट्रीट करके ड्रिंकिंग वाटर में अगर तत्काल यूज न भी कर सकें, तो कम से कम गार्डनिंग के लिए, सिंचाई के लिए, अन्य चीज़ों में उसका कैसे इस्तेमाल हो सकता है और कैसे इसको ड्रिंकिंग वाटर में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इस बात का भी विचार करना चाहिए। जैसे मित्रों, कुल मिलाकर आगे आने वाला जो समय है उसमें आपके संगठन की बहुत बड़ी भूमिका है। और जो ड्रिंकिंग वाटर से संबंधित जो इंजीनियर्स हैं, जो टेक्नोक्रेट्स हैं, उनकी बहुत बड़ी भूमिका है। और मुझे बड़ी प्रसन्नता है कि आपने ऐसे समय में बिहार के अंदर इस कार्यक्रम का आयोजन किया है। तो मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ मुझे पूरा विश्वास है कि एसोसिएशन आने वाले दिनों की चुनौतियों का बहुत मजबूती के साथ, और जिस तरह की टेक्नोलॉजी इंटरवेंशन की आवश्यकता है, उससे टेक्नोलॉजिकल इंटरवेंशन जो है वो आपके द्वारा रिकमेंड होगा, आप उस पर काम करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को मकर संक्रांति की
नव वर्ष की बधाई और शुभकामना देता हूँ, अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।